हेलो। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल डे ड्रीमर पर। जी हाँ, यहाँ सपने पूरे होते हैं। तो अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, तो आप हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। और देखिए, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल डे ड्रीमर व्लॉग्स पे। तो इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो आप सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि आज इसी वीडियो में हम बहुत सारे आरआरबी जेई के क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं उन्हें सॉल्व करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखिए गाइस, पहले हम आपको बता दें, इस चैनल पर बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जितने भी आपको कंटेंट चाहिए, सब कंटेंट इधर ही अवेलेबल मिलेगा। डे ड्रीमर हमारा चैनल है। इस वीडियो को जरूर से जरूर सेव कर दीजिएगा, क्योंकि सेव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर सपने पूरे होते हैं। सपने बड़े देखने चाहिए और उसे पूरे करने के लिए उतनी ही मेहनत करनी चाहिए। कामयाबी की पहली सीढ़ी चढ़ने के लिए आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, और कामयाबी की पहली सीढ़ी चढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है जब आप कामयाब होना चाहते हो। तो जी हाँ, कामयाबी की पहली सीढ़ी हम यहीं से ही चढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, बट अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, तो हम बता दें कि हम सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि 2019 के शिफ्ट 1 से रिलेटेड है, रेलवे आरआरबी जेई एग्जाम के। ये सॉल्व्ड क्वेश्चंस, मतलब कि मैं आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाऊंगी। मैं आपको इन क्वेश्चन को 1 मिनट में, जितना टाइम आपको मिलता है उसी टाइम में आपको इन क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे खुद ब खुद ही। पर जी हाँ, इतना आसान नहीं होता, प्रैक्टिस करना पड़ता है, और वही प्रैक्टिस हम आपको करवा रहे हैं। हम आपको आरआरबी जेई से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। और इससे पहले वीडियो में भी हमने ये एक्सप्लेन किया था कि हमारा जो प्राइमरी गोल है वो है आरआरबी जेई का, जिसका एग्जाम अभी 13 से स्टार्ट होने वाला है। 13 दिसंबर से स्टार्ट होकर उसके एग्जाम कुछ 3-4 दिन तक चलने वाले हैं। उस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उसी क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन ही एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसीलिए इस एक ही वीडियो में हम ढेर सारे आरआरबी जेई के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और वो सिर्फ आरआरबी जेई के लिए ही नहीं, बल्कि आईबीपीएस पीओ के लिए, बैंक के और भी पोस्ट के एग्जाम्स के लिए, और क्लर्क जैसे एग्जाम्स के लिए भी ये सारे टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में हम ऑल द सब्जेक्ट्स कवर करने वाले हैं, रैंडम क्वेश्चंस उठाने वाले हैं जो कि 2019 आरआरबी जेई के एग्जाम में आए थे। तो देखिए, अगर आपको हमारे पेपर पैटर्न के बारे में नहीं पता है तो हम आपको एक शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने आपको ये बताया था। पर ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कैसे आपका आरआरबी जेई का पेपर में कितने स्टेजेस होते हैं। तो 2 स्टेज होते हैं। 2 स्टेज का मतलब है प्रीलिम्स एंड मेंस। 2 टाइप के पेपर होते हैं। प्रीलिम्स का 4 सब्जेक्ट हैं जो आपके सामने गिवन है, जो कि आएंगे। 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स या फिर एप्टीट्यूड बोले तो एप्टीट्यूड के आएंगे। 30 क्वेश्चन जनरल साइंस के आते हैं। जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चंस हैं वो 15 आते हैं, और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आते हैं। इसी चैनल में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व तो करते ही रहते हैं। इसके साथ साथ हम आपको जनरल नॉलेज के, जनरल रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, इन सब पे अलग अलग टॉपिक, अलग अलग प्लेलिस्ट भी बना के दे चुके हैं, देने वाले हैं, और अपलोड होती रहेंगी वीडियोस। आप जल्दी से जल्दी चैनल को सेव कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। और मैंने
अभी इसी चैनल पे जनरल नॉलेज की वीडियो डाली है जिसमें ढेर सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में मैंने आपको बताए हैं जो कि आरआरबी जेईई के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब शुरू करते हैं ये पेपर सॉल्व करना। पर इस पेपर के देखिए, वी कंबाइन लर्निंग एंड सॉल्व क्वेश्चन पेपर इन वन वीडियो। डे ड्रीमर जो हमारा चैनल का नेम है, इसी चैनल पे जैसे मैं आप बता चुकी हूँ कि गवर्नमेंट जॉब, करियर, माइंडसेट, स्टडी से रिलेटेड कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। ये सारे क्वेश्चंस जो मैं अभी आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं ये हम ऑलरेडी पिछली वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपको ये क्वेश्चंस चाहिए आप हमारी पिछली वाली वीडियोस को चेक कीजिएगा। अब हम यहाँ से इस क्वेश्चन से आगे का कंटेंट आपको बताएंगे। तो देखिए, व्हेन वाज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फॉट? पहली बैटल ऑफ पानीपत कब लड़ी गई थी? ऑप्शन नंबर ए इज 1556, ऑप्शन नंबर बी इज 1661, ऑप्शन नंबर सी इज 1761 एंड ऑप्शन डी इज 1526। तो जी हाँ, आप सब में से जिसको थोड़ा बहुत भी हिस्ट्री के बारे में पता होगा तो बैटल ऑफ पानीपत के बारे में तो सबको ही पता होगा। तो पहली बैटल ऑफ पानीपत लड़ी गई थी 1526 में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 1526 में। हम इसके बारे में आपको और डिटेल में बता देते हैं कि द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन द invading force of Babur and Lodi Empire on 21st April 1526 and it marked the beginning of the Mughal Empire. Babur defeated the Sultan of the Delhi, Ibrahim Lodi. तो इस लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था और इसी लड़ाई के बाद से मुगल एम्पायर का बिगिन हो गया था। और यहाँ पे ये जो फर्स्ट जो लड़ाई थी जो बाबर और लॉर्ड इब्राहिम लोड के जो बीच में हुई थी, ये लड़ाई हुई थी 21 अप्रैल 1526 में। तो आप ये डेट याद कर लीजिए, आगे वाले एग्जाम्स में भी ये डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इंक्रीज बाय 5%, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स एरिया? तो देखिए, हमारी जो है रेडियस एक सर्कल की 5% से बढ़ गई है। तो हम इसको कैसे शो करेंगे? इंक्रीज इन रेडियस ऑफ सर्कल ए जो है रेडियस ऑफ सर्कल की, वो उसका इंक्रीज कितना है? 5% का क्या है? इंक्रीज है ना। इसके बाद परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया इज, इसका एरिया का परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा? एरिया ऑफ सर्कल सबको ही पता होगा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना। एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। तो अब हम आपको बताएंगे कि आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तो मैं एक बार पेन थोड़ा थिक वाला ले लेती हूँ, ये पेन से मुझे लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है। और हम इसके लिए एक प्लेन जो है ये ले लेते हैं शीट, जहाँ पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मैंने अभी तक आपको बताया कि पाई आर स्क्वायर जो कि है एरिया ऑफ सर्कल है। अब आर न्यू जो रेडियस है वो न्यू कितनी होएगी? आर न्यू कितनी होएगी? आर प्लस 5%। अगर आपको 5% निकालना है, 5% कैसे निकलता है? 5/100%। का साइन हटा के हम डिवाइड में 100 लिख देते हैं। तो इसका आंसर आएगा 0.05, बिल्कुल सही। इसके बाद आपको r प्लस 0.05 r करना है, समझे आप? ये आपकी हुई है आर न्यू है r प्लस 0.05 r। यहां तक सबको क्लियर हो जाएगा। अगला हम करते हैं
तो अगर आर न्यू हमें पता चल गया है तो इनको प्लस करके हमारे पास आंसर क्या आएगा, बताओ आप। आर के आगे कुछ नहीं लिखा हो तो हम बाय डिफॉल्ट क्या मानते हैं, 1 है ना, 1 मानते हैं। तो 1.05 आर, ये क्या है, आर ये रेडियस है, ये क्या है, ये न्यू रेडियस है। जब हमारे पास ये न्यू रेडियस आ चुकी है तो अभी हमें अभी न्यू एरिया निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर से, पाई इंटू 1.05 आर का होल स्क्वायर। तो आंसर क्या आएगा, पाई, देखो आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा और 1.05 का होल स्क्वायर निकलेगा। होल स्क्वायर निकालने के लिए हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी से ही इसका आंसर आएगा। मैं एक और स्लाइड आपको लेके दिखा देती हूँ या फिर मैं आपको यहाँ पे कॉर्नर में सॉल्व करती हूँ कि पाई, देखिए पाई आर स्क्वायर, ये तो है ही पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर के साथ यहाँ पे ब्रैकेट में न्यू एरिया इसका स्क्वायर आएगा। कैसे होता है वो, 1.1025 आर स्क्वायर यहाँ पे लिखा जाएगा, है ना। तो देखिए अब हमें क्या करना होगा कि हमें ओल्ड भी निकालना पड़ेगा कि ओल्ड का क्या है और न्यू का क्या है। तो पाई आर स्क्वायर इज नया वाला और ये पुराना वाला, तो हम इन दोनों को माइनस करके इसका आंसर निकाल देंगे। क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया। परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया इज इक्वल टू न्यू एरिया माइनस ओरिजिनल एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया इनटू 100। दिस इज द परसेंटेज इंक्रीज। मुझे खाला स्लाइड चाहिए, बिल्कुल खाली स्लाइड, आई वांट वन ब्लैंक स्लाइड। तो गाइस हमें ऐसे ही इस स्लाइड पे सॉल्व करना होगा। तो देखिए यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं आगे का वो क्वेश्चन, वहां पे स्पेस खत्म हो गया था इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं। तो चलिए आपको अगला बताते हैं। एरिया क्या होगा, देखो परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया कैसे निकलता है, न्यू एरिया माइनस ओल्ड एरिया अपॉन ओल्ड एरिया, है ना, ये है ओल्ड एरिया, ये है न्यू एरिया। जब हम ये करते हैं अपॉन में ये आ गया तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 100 की, यही ऐसे निकलता है हमारा। यहाँ पे हमने वो चीजें पुट कर दी, क्या पुट करी, पाई आर स्क्वायर इंटू 1.1025 आर स्क्वायर एंड सेकेंड वन विदाउट पाई आर स्क्वायर। अगर हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपका डायरेक्टली निकल आएगा और डिवाइड में ओरिजिनल एरिया करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10.25%। देखिए ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका आंसर टिक कर लेते हैं। हमारा आया है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 10.25%। Next question is which of the following is an alloy of copper and zinc? तो अगर आप में से किसी को नहीं पता हम बता देते हैं, तो alloy of copper and zinc is brass। और ऐसा क्यों है, क्योंकि brass is an alloy of copper and zinc। brass is copper typically has a large proportion, generally 66% copper and 34% zinc। तो ब्रास जो बनता है वो 66% ऑफ कॉपर से बनता है और 34% जिंक से बनता है। दैट्स इट।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल बेस्ट कंप्लीट द रिलेशनशिप गिवन बिलो। तो देखिए BFIJ रेशियो DHKL एंड दिस, यहाँ पे हमें बताना है कि इस ब्लैंक में क्या आएगा। तो हमें ना इन दोनों के बीच में ना रेशियो देखना है। देखो B के बाद CD आ रहा है, E के बाद F है ना, ABCDEFGH, मतलब कि एक को छोड़ के अगला आ रहा है, +2 करना है। क्या करना है हमने, +2। जब हम +2 कर रहे हैं तो कैसे होगा, आप बताओ। +2 कर रहे हैं, देखिए ये वाला जो पार्ट है मैं आपको इससे समझाऊंगी। आपको क्या करना है, अल्फाबेट्स लिख लेना है, अल्फाबेट्स पे नंबरिंग डाल लेनी है। हमारी जो इंग्लिश अल्फाबेट है उसमें 26 कैरेक्टर्स होते हैं। आपने A को 1 माना, B को 2, C को 3, ऐसे करके आपने सबको नंबरिंग दे दी। इसके बाद आपको उसको याद करना है। तो इजोटी एक शब्द है जिसके लिए आप इसको याद कर सकते हैं, ईस्ट 5, J 10, O 15, T 20 एंड Y 25। तो अगर आप गैप देखें, गैप हम देख रहे हैं यहाँ पे, आप देखिए गैप कितना है, B से D पर जा रहे हैं, B से D पर जा रहे हैं, +2। इधर किस पे गए हैं, E से F से H पर जा रहे हैं, F से H पर जा रहे हैं, +2। ऐसे ही करके फर्दर ऑन +2 हो रहा है, तो आंसर में भी +2 होना चाहिए। तो देखिए आप n है, सब में n है, पहला करेक्टर देखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको ऑप्शंस भी देखने हैं क्योंकि आपको टाइम सेव करना है। और अभी मेरे को ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रही हूँ साथ में। तो आप देखिए O को +2 करिए, आपको मैं एक्सप्लेन करने के लिए O करेक्टर पे लेके जाती हूँ। O करेक्टर से अगर हम +2 करेंगे तो कहाँ पे चले जाएंगे, Q पे। अब Q वाले भी दो ऑप्शंस हैं, है ना। देखिए आप Q वाले भी दो ऑप्शंस है, एक ये है एक ये है, B है एक D है ना। तो अब हम नेक्स्ट कैरेक्टर पे जाएंगे, अब हम Q पे जाएंगे, Q है थर्ड कैरेक्टर, तो Q से 2 प्लस कर लीजिए, कितना आया S, ये आया ना। तो अब आप ऑप्शन में देखिए, इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन इज B. B is the correct option. Next question. Which of the following is the hardest substance known? बहुत ही ज़्यादा मजबूत कौन होता है? Option number A, diamond. Option number B, Buckminster Florence. And option number D is iron. And option number C is graphite. तो देखिए इसका आंसर बच्चे बच्चे को पता होगा और ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर इज डायमंड, बिकॉज ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है, सबको पता रहता है। ये डायमंड तो हम बिना पढ़ाई ही हम सबको पता है कि वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है। तो डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, ईच कार्बन एटम in a diamond contain 4 electron in its outer shell. क्योंकि देखो डायमंड ऐसा क्यों है, क्योंकि उसके आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना। देखो each carbon atom of a diamond contain 4 electron in its outer shell which can shared by covalent connection with 4 other carbon atom। तो उसका जो कॉन्वेलेंट कनेक्शन होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि इस वजह से वो हार्डेस्ट एलिमेंट कहलाता है। तो आपको ये भी पता करना है, कॉन्वेलेंट कनेक्शन होता है उनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द थ्रस्ट ऑन यूनिट एरिया कॉल्ड? थ्रस्ट ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड, अगर आपको देखो थ्रस्ट ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ये भी बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है फिजिक्स में, 12th लेवल तक की फिजिक्स में ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो देखिए आप ग्रेजुएटेड ही होंगे जो आरआरबी जेई की प्रिपरेशन कर रहा है, ये क्वेश्चन आपको बहुत इजीली आ जाना चाहिए था। पर अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ। प्रेशर को हम डिनोट करते हैं पीए से, और प्रेशर होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया, और
इसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है पास्कल, और ये डिफाइन होता है as the amount of force exerted on the surface per unit area. Amount of force exerted on surface per unit area is called pressure. ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आ जाओ. Next question is question number 20 that says find the odd one out from the given option. This is the very easy question, पर अगर आपको इसको देख के लग रहा होगा कि यहाँ तो सिर्फ अल्फाबेट्स गिवन है V, S, X and T, तो इसमें हम odd one out कैसे ही बताएंगे, है ना. बट ऐसा नहीं है. दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन. मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको ये देख लेना है ना, ऐसे नंबरिंग आपको कर लेने हैं, लिख लेने हैं. इट्स इजी ना ऐसे नंबरिंग लिखना. अब आप मुझे नंबरिंग देख के बताओ कि V का क्या है 22, 22 अल्फाबेटिकल पोजीशन पर है. S कौन से पे है 19, X 24, V 22, T 20. देखिए T है 20. ये सब हमें पता है. द अल्फाबेटिकल पोजीशन वैल्यू ऑफ ऑल द लेटर आर इन द इवन नंबर, है ना, एक्सेप्ट S. तो S की देखो 19 है, दैट इज ओड. 19 है ना, ओड है. पर S को छोड़ के अगर हम बाकी सबकी देखें, हमने किस किस की देखनी है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. V की, S की, देखो यहाँ मैं लिख देती हूँ. V की देखनी है आपको, S की देखनी है, X की देखनी है और T की. तो अब आप मुझे जल्दी जल्दी से देख के बताओ, इन तीन में आपको सिमिलैरिटीज करनी है और एक डिसिमिलर आपको शो करना है. तो सबसे पहली चीज जो आप इस क्वेश्चन में देखेंगे वो आप ये देखेंगे कि उनकी अल्फाबेटिकल पोजीशन का नंबर जो है वो कैसा है, वो क्या इवन है ऑड है. तो आपको पता है ये क्या है, इवन है. T का, X का भी इवन है, S का ऑड है और V का भी इवन है. तो ऑड वन आउट क्या हो गया बताएं आप, S इज द ऑड वन आउट. तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, टिक कर देते हैं ऑप्शन नंबर B, दैट इज S, है ना. तो देखिए हमने सॉल्व करा है. अब हम आंसर्स मैच कर लेते हैं. 14, 15, 16, 17, 18, 19 के हमें ऑप्शंस के आंसर्स दे रखे हैं. 14 का आंसर है D, 15 का B, 16 का B, 17 का B, 18 का A, 19 का D, 20 का B. तो हम जल्दी से जाके अपने आंसर्स देख लेते हैं. D, B, 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 A, D, B, D, B, 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 A, D, B. दिस इज द करेक्ट फॉर्म. जो हमने लिखी है वो एकदम करेक्ट है. अगले कार्ट ऑफ क्वेश्चंस पर आ जाते हैं, अगले पड़ाव पे हम चल पड़े हैं. तो क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज सेज. एक बार हम इसको देख लेते हैं. देखिए, one is placed to the west of what. तो लेट मी एक्सप्लेन यू वन थिंग कि इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक ऐसे करके डायरेक्शन चार्ट अपने पास बना के रख लेना है. दैट इज द सेफ साइड. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको डायरेक्शन में कोई प्रॉब्लम है, आप नहीं कर सकते और इसको, बट एज अ सेफ साइड इसको बनाने में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, है ना. आप ऐसे करके ईस्ट इधर होता है, वेस्ट इधर है, नॉर्थ इधर है और साउथ इज डाउनवर्ड, है ना. ऐसे करके आपको बनाना है. अब आप देखो, वन इज प्लेस टू द वेस्ट ऑफ टू. अब वन यहाँ पे प्लेस होगा, टू यहाँ पे, है ना. वन इज प्लेस इज द वेस्ट ऑफ टू, थ्री इज प्लेस टू द साउथ ऑफ वन, तो थ्री यहाँ पे प्लेस होगा, है ना. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू थ्री. टू की डायरेक्शन क्या है थ्री के रिस्पेक्ट में, ऐसी है. इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, ये डायरेक्शन हम यहाँ पे बनाए तो ये कुछ ऐसी जा रही है ना. इस डायरेक्शन को क्या हम बोलते हैं, हम नॉर्थ ईस्ट. तो आप बताओ
कौन सी डायरेक्शन है उसकी? नॉर्थ ईस्ट, राइट? सो द डायरेक्शन इज नॉर्थ ईस्ट. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन. हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप लोगों को समझ आ गया होगा. नॉर्थ ईस्ट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्फेरिकल लेंस? स्फेरिकल लेंसेज जो है हमारे, वो किस कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है? दिस इज अ वेरी काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. और इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको इसको ब्रीफली भी एक्सप्लेन करूंगी कि भाई क्या होता है क्या नहीं होता है. आपको ये बात पता होनी चाहिए, जस्ट फॉर योर नॉलेज. ओके, तो देखिए, रेडिएशन ऑफ लाइट क्या होता है ना? पहले हम ऑप्शंस पढ़ लेते हैं. व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्फेरिकल लेंसेज? तो कॉन्सेप्ट ऑफ स्फेरिकल लेंसेज किसके बेसिस पे काम करता है? तो रेडिएशन ऑफ लाइट के. ऑप्शन नंबर बी लाइट रिफ्रैक्शन के. ऑप्शन नंबर सी स्कैटरिंग ऑफ लाइट. ऑप्शन नंबर डी लाइट रिफ्लेक्शन. सो देखिए गाइस, इसका जो सिंपल सा है, रिफ्लेक्शन इज व्हाट, जब लाइट एक जगह आती है और मतलब कि जब एक ही मीडियम में काम हो रहा हो, तब हम क्या बोलते हैं? लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है. लाइट का रिफ्लेक्शन कब होता है? इंसिडेंस रे रिफ्लेक्टेड रे का एंगल जो होता है वो सेम होता है ना? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना? जब वो एक स्मूथ सरफेस पे पड़ती है, जो जो एक ही मीडियम में वो लाइट रे रहती है. बट स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज व्हाट, कि वही, जैसे कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट का एक बहुत ही क्लियर एग्जांपल है, जैसे कि रेन है, तो रेन ड्रॉप्स के कारण सनलाइट की लाइट जो स्कैटर हो जाती है और रेनबो बन जाता है ना? दिस इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट. लाइट रिफ्रैक्शन होता है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट ट्रैवल करती है तो वो बेंड हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और वो रिफ्रैक्शन हो जाता है ना? बेंडिंग ऑफ लाइट. Radiation of light is totally a different concept. This is not related to the spherical lenses. तो आपको अभी तक आंसर समझ आ गया होगा. आंसर इज ऑप्शन नंबर बी लाइट रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन बेसिकली. क्योंकि भाई लेंस अगर हम लगा रहे हैं, चाहे वो कोई सा भी लेंस है, तो हम कैसे देखते हैं चीज़ों को? जब हमारे लेंस के अंदर से लाइट गुजर के हमारी आंखों पर, रेटिना पर पड़ती है, तो हमारा जो लेंस होता है वो होता है कि हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में हमारी लाइट ट्रैवल कर रही है, राइट? तो क्योंकि वो लेंस के अंदर जाती है ना? तो स्फेरिकल लेंसेज अलाउ लाइट टू ट्रैवल थ्रू देम. वो स्फेरिकल लेंसेज के अंदर से लाइट जाती है. हैंस द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन इज इन्वॉल्व्ड. यही चीज मैं आपको हिंदी में समझा रही थी, मैंने इंग्लिश में आपको बता दिया है. अ लेंस इज अ पार्ट ऑफ अ transparent thick glass which is bounded by two spherical surfaces. If it is an optical device through which the ray of light coverage or diverges before transmitting, thus the spherical lenses arc of two major kind called convex lens और concave lens. और convex lens को हम convergent lenses बोलते हैं और concave lens को हम divergent lenses बोलते हैं. Next question is which of the following city is nicknamed as City of Joy in India? This is a totally general science question. तो देखिए गाइस, ये एक जनरल साइंस क्वेश्चन है कि विच सिटी ऑफ इंडिया इज नेम्ड एज सिटी ऑफ जॉय. और इसका आंसर आप सभी को ही पता होगा, हु आर इंडियन, हु आल्सो who should know this answer, and this is the very common question. That is Kolkata. Kolkata is known by the nickname as City of Joy in India. It was called the City of Joy by France author Dai Min Q, and the Kolkata is known for its grand celebration of the Hindu festival of Durga Puja. The puja is organized by UNESCO for its importance to world heritage. So that's the very basic question. It's very important too that it is the previous year question of RRB JEE. And in one another exam I had seen this question. I forget the name of the exam, but you should remember the question. Now the next is question
₹16,500 split it into two fixed deposit for 2 years at 10% and 12% simple interest. If the total interest received from the deposit is ₹3620, how much was invested in the 12% scheme? See, this question is really very easy. अगर आप इसे आराम से पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि आपको इस क्वेश्चन को करने में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए. दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन टू सॉल्व, क्योंकि अगर आप इसको फिर से पढ़ के देखें कि 16,500 जो रुपीज है वो स्प्लिट है टू फिक्स डिपॉजिट फॉर 2 इयर्स के लिए. मतलब टाइम हमें आराम से दिख रहा है. टाइम क्या है? 2 ईयर है ना. टाइम है 2 ईयर और 10% और 12% का सिंपल इंटरेस्ट है ना. और स्प्लिट कितने रुपीज में हुआ है वो भी गिवन है. तो द अमाउंट इन्वेस्टेड जो है वो हमें गिवन है. अमाउंट कितना इन्वेस्ट गिवन है हमें? अमाउंट इन्वेस्टेड इज इक्वल टू व्हाट? अगर हमने अमाउंट इन्वेस्टेड है 10% पीए को हमने एक्स मान लिया. एक्स कहाँ है? 10%. 10% हमने x मान लिया था. अमाउंट इन्वेस्टेड है 10% PA as rupees x. Then the amount invested है 12% PA भी. आप बताए ना, अगर 10x का 10 मतलब 10% का x हो गया तो रिमेनिंग कितना था? 2 पार्ट्स में अगर कोई चीज स्प्लिट हुई है, एक पार्ट हमने x ले लिया, दूसरे पार्ट द टोटल माइनस x. टोटल कितनी थी? 16,500 माइनस एक्स. तो 16,500 माइनस एक्स रुपीज में 12% है. और सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलता है? PRT अपॉन 100. तो देखिए अगले क्वेश्चन पे देखिए सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलता है. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P इंटू R इंटू T अपॉन 100. राइट. अब देखिए आप पहले का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हम कैसे निकालेंगे? x रेट क्या था? 10% इंटू 10. टाइम क्या था? 2 ईयर का था ना, इंटू 2 अपॉन में आएगा 100. और दूसरे का हम कैसे निकालेंगे? प्लस करके. बताएं आप. यहाँ पे क्या आएगा? रेट कितना था उसका? 12. टाइम कितना था उसका? 2 इयर्स का. और 100 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई किस चीज से करेंगे? प्रिंसिपल इज व्हाट? 16500 माइनस x. समझे आप? मल्टीप्लाई हमने इससे किया. ऐसे करके हम इन दोनों को ऐड कर देंगे और हमें इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारा आंसर कितना पता है? आपने क्वेश्चन पढ़ा है ना ढंग से. मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ एक और बार, जिससे कि आपको एकदम से ही क्लियर हो जाएगा. यू कैन सी दैट डिफरेंस. देखो डिपॉजिट इज रुपीज दिस. अरे हमने वो कट कर दिया, मैं आपको इरेज करके दिखाती हूँ. ये देखिए क्या कितना डिपॉजिट है? 3,620 रुपीज का. देखो इफ द टोटल इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम द डिपॉजिट इज दिस, तो टोटल इंटरेस्ट डिपॉजिट से इतना रिसीव है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट हमें गिवन है. हाउ मच वॉज इन्वेस्टेड इन 12% स्कीम. तो जब आंसर आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो हमें 16,500 माइनस एक्स करके जो वैल्यू आएगी उसको हमें शो करना पड़ेगा. राइट. तो देखिए हमारा इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी. ये बहुत सिंपल सी इक्वेशन है, आप बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे. आप ऑलरेडी ग्रेजुएट है, मुझे आपकी भी क्षमता को कम नहीं समझना चाहिए. देखिए ₹8,500 ये आ जाएगा x की वैल्यू. इक्वेशन आप सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन है.
ठीक है, इसके बाद x की वैल्यू आने के बाद ये आंसर नहीं है हमारा। हमारा आंसर कैसे निकलेगा? द अमाउंट इन्वेस्टेड एट 12% PA इज 16,500 minus 8,500. The answer is 8,000. आंसर इज 8,000. देखिए यहाँ पे आंसर कितना है? 8,000. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन. अब आप देखिए, हम आपको यहाँ पे आंसर मैच कर देते हैं. देखिए आंसर इज क्वेश्चन नंबर 21 इज सी, क्वेश्चन 22 इज बी. तो क्वेश्चन नंबर 21 इज सी, क्वेश्चन 22 इज बी. नेक्स्ट इज क्वेश्चन 23 डी. देखो क्वेश्चन 23 का डी कोलकाता और क्वेश्चन 24 का आंसर सी. ये सी. हमारा सारे आंसर एकदम करेक्ट आ गए हैं. अब आप अगले क्वेश्चन पर आ जाइएगा. अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं. हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन है हमारा. सुभा मुदगल is associated with option number A classical dance, option B sports, option C Hindustani classical music, and option number D is mural painting. So देखिए, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ कि दिस इज द हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक. और अगर आप एक हिंदुस्तानी हैं तो आपको ये बात ऑलरेडी पता ही होगी कि ये एक क्लासिकल म्यूजिक है, इंडियन हिंदुस्तानी. तो शुभा मुद्रल इज एसोसिएटेड विद हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक. शी वॉज awarded the Padma Shri in 2000. Hindustan classical music is also called as Shastriya Sangeet, organized in the 12th century CE. तो Subha Mudgal is associated with Hindustani classical music, and it is the art music of northern region of the India subcontinent. So classical music एक नॉर्दर्न म्यूजिक है इंडिया सब कॉन्टिनेंट का, ये बात दी गई है. और ये सुभा मुदगल एसोसिएटेड थी क्लासिकल म्यूजिक के हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से. द नेक्स्ट क्वेश्चन वी शुड मूव ऑन टू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 4 सब्सटेंस. अब हमारे पास क्या है ना, हमारे पास 4 सब्सटेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है. ऑप्शन जो हमारे हैं वो आप देखो, सबसे पहले ए सब्सटेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है, बी सब्सटेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.47 है, सी का 1.71 है और डी का 1.65 रिस्पेक्टिवली है. इन विच सब्सटेंस इज द स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम. तो हमसे ये पूछा गया है कि स्पीड ऑफ लाइट किस सब्सटेंस की मैक्सिमम होगी. तो देखिए स्पीड ऑफ लाइट, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता मैं आपको बताती हूँ. n इज इक्वल टू सी वी. सी वी इज इक्वल टू एन होता है ना. यहाँ पे n और सी वी क्या है? n इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, v इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम. तो v क्या होता है? अगर हम v को देखें, v इज इक्वल टू n, v इज इक्वल टू n बाय c. तो c is constant and velocity and refractive index are inversely proportional, right? है ना. तो देखिए v क्या होगा? c बाय n, क्योंकि n क्या होता है? c बाय v, c v, c डिवाइडेड बाय v.
तो n is c divided by v, तो v होगा c upon n. v is the velocity of light in vacuum. तो velocity of light in vacuum is inversely proportional to the velocity to the refractive index of the medium. तो velocity of light in vacuum is inversely proportional to the refractive index of the medium. और हमारे पास refractive index दिए गए हैं बहुत सारे, और हमें बताना है कि किसकी सब्सटेंस की स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होगी. स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होगी. तो अगर हम स्पीड ऑफ लाइट की बात करें तो इन विच सब्सटेंस द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, है ना. तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा उसी सब्सटेंस में स्पीड ऑफ लाइट जो होगी वो मैक्सिमम होगी, राइट. क्योंकि v क्या होता है, c बाई n होता है. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी ए को स्पेसिफाई करता है जिसकी है 1.33. 1.33 इन सब में से सबसे कम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो द सब्सटेंस हैविंग लीस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 विल हैव द मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट. we know that the relationship between the velocity and refractive index is given by n is equal to c divided by v. Okay, इस वजह से इसका आंसर ये आ रहा है. Next question is 6 bells toll in interval of 2, 4, 6, 8, 10 and 12 seconds respectively. If all start tolling together, how many time will they toll together in 30 minutes? तो इस टाइप के क्वेश्चन आपने LCM HCF में बहुत सारे करे होंगे. अगर आपको ये बताना होता है कि ये जो बेल्स है वो इतने इंटरवल पर रिंग कर रही है रिस्पेक्टिवली, अलग अलग इंटरवल है, तो ये सारी अगर एक साथ स्टार्ट हो तो ये हाउ मैनी टाइम विल दे टॉल टुगेदर इन 30 मिनट. 30 मिनट में वो कितने टाइम एक साथ बोलेंगी. तो देखिए इन क्वेश्चन में हम LCM निकालते हैं, क्योंकि LCM इन क्वेश्चन में निकलता है जब हमें इंटरवल ऐसे गिवन हो, तो हम इन सब का जो हमारे पास नंबर गिवन है इनका LCM हम निकालेंगे. तो क्या आएगा, LCM निकालना सबको ही आता है. LCM आप सबने अभी तक निकाल भी लिया होगा मेरे लिखने से पहले, तो मैं आपको बता दूं 120 LCM आएगा. और LCM किस में आएगा, सेकंड में. ये हमने सेकंड निकाला है. क्या निकाला है, सेकंड. Therefore the bell will toll together after every 120 सेकंड. तो 120 सेकंड के बाद ये बेल बार बार टॉल करेगी. Therefore the bell will toll together after every 120 सेकंड. Hence the 30 मिनट, तो 30 मिनट में they will toll together. कितने 30 मिनट में वो कितना करेंगी, मतलब 30 मिनट में वो बार बार कितना कर सकती है. तो आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे देखिए, तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं 1 हम प्लस करेंगे. क्यों करेंगे, क्योंकि हम स्टार्ट करें भाई 0 सेकंड से, हमें प्लस करना पड़ेगा, है ना. 1 प्लस, अब आप देखिए 30 सेकंड में, 30 मिनट में, मिनट को हमने सेकंड में करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 60 करना पड़ेगा, है ना. तभी तो हम उसको सेकंड में चेंज करेंगे. डिवाइड बाय 120 क्यों करेंगे, क्योंकि 120 सेकंड तक वो 120 सेकंड के बाद वो रिंग करी है, तो कितने समय तक, कितने टाइम वो करेगी, है ना. हाउ मेनी टाइम्स, टाइम्स पूछा हमसे, टाइम्स कितने करेगी, डिवाइड बाय 120 करेंगे प्लस 1 करेंगे, आंसर आ जाएगा. आंसर आ भी गया होगा. कितना आएगा आंसर, 16 टाइम्स. ठीक है, क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट करके बताया है, इसलिए आपका 16 टाइम्स जो है इसका आंसर आएगा. और आप इसको देख ले बहुत अच्छे से कि 15 आप टिक करके आओगे, आपका गलत हो जाएगा. +1 इज द रियली इंपॉर्टेंट इन दैट क्वेश्चन. तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन. Next question, the Australian cricketer Risky Ponting is also known as देखिए, the Risky Ponting is also known as Ponter. He is a cricket legend and former captain of the Australian team. He was called Punter by his former teammate Shani Warne. Okay, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, पुंटर या पॉन्टर. पुंटर और पॉन्टर. आप देखो
पॉन्टर नहीं बोलते थे, पुंटर बोलते थे, यू आएगा। ये बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। ये ऐसे ऐसे थोड़े थोड़े से चेंजेस करके आपको कंफ्यूज करने के लिए डालते हैं, इसलिए मैं आपको ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन मैंने इसमें रखा है क्योंकि इसका ऑप्शन नंबर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रवि ट्रैवल 4 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ, he take he then turn left and travel he then turn left and travel 6 kilometers straight. He again turned he again turned right and travel 4 kilometers straight. Then how far he is from the starting point. देखिए जैसे मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा, मैंने एक फिगर अपने दिमाग में छाप ली। आप जैसे इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आपको क्या देना है कि एक पॉइंट आपने स्टार्टिंग पॉइंट मान लिया। इस पॉइंट से वो साउथ में चल रहा था 4 किलोमीटर, साउथ में गया। मैंने आपको बताया है ना, ये क्या होता है, ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है साउथ और ये है नॉर्थ। आपको ये डायरेक्शन पता होनी चाहिए। एरो बना दीजिए ऐसे। ये छोटा सा डायग्राम आप अपने क्वेश्चन पेपर में भी जरूर बनाइए। क्वेश्चन जो आपको रफ शीट मिलती है, इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाएगा। इसके बाद वो लेफ्ट टर्न कर रहा है, पर आप मुझे बताओ ये यहाँ से यहाँ पे है, मतलब इसका एरो इधर है ना, वो क्या कर रहा है, लेफ्ट टर्न। तो जब एरो नीचे होता है तो ये वाला जो साइड होती है ये होती है लेफ्ट, ये वाली जो साइड होती है राइट। वो लेफ्ट रन कर रहा है, इसका मतलब वो यहाँ जा रहा है, वो 6 चला। उसके बाद उसने क्या किया, ये यहाँ पे हो गया, ये एरो इधर है, वो उसने राइट रन किया। जब ऐसे एरो होता है तो राइट रन नीचे जाता है। कितना चला वो, 4, यहाँ पे आ गया। अब वो पूछ रहा है स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच में, यहाँ पे ये जो है, ये स्टार्टिंग, ये एंडिंग पॉइंट हो गया डी, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया ए, ये क्या है बी, ये सी, दिस इज ई, राइट। तो ये हमारे पॉइंट्स हो गए। तो अब हमें क्या दिखाना है कि बी ई कितना है और ई सी कितना है। तो आपको पता है ये कितना है 90 डिग्री, ये कितना है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है ना। और ये ऐसे जा रहा है तो ये कितना हुआ, हाफ हुआ, ये हो गया 3, ये कितना हो गया 3, 3 3। और ये ट्रायंगल ना बहुत ज्यादा फेमस ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल ना जैसे ही आपको क्वेश्चन में आया 3 4, इसका आंसर होता है हमेशा 5। और आप इसे निकाल के देख लीजिए, ये बहुत ज्यादा फेमस ट्रायंगल है। अगर ये 90 डिग्री है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेनियस क्या होगा 5। अब आप मुझे इस ट्रायंगल का बताइए, ये 3 है, ये 4 है, तो इसका हाइपोटेनियस कितना होगा 5। मैं आपको बता भी देती हूँ उसको सॉल्व करके कि 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर इज नहीं, 4 स्क्वायर इज 16, 3 स्क्वायर इज 9, 16 प्लस 9 इज 25, 25 और का अंडर रूट करेंगे तो क्या आएगा 5, 5 आएगा, है ना। ये भी 5 है और ये भी 5 है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे आएगा, ए ई को प्लस करना है ई डी से, ऐसे ही तो आएगा। ए प्लस ई डी करेंगे तो 5 प्लस 5 करेंगे तो 10 किलोमीटर आंसर आएगा। अब यहाँ पे देखिए आप, आंसर क्या है 10 किलोमीटर, है ना। बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। तो रवि जो है वो 10 किलोमीटर अवे है स्टार्टिंग पॉइंट से। फाइन। नेक्स्ट हम, ये क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो चुके हैं, हम इसके आंसर्स मैच कर लेते हैं सही है नहीं है। 25 का आंसर है सी, देखो 25 का सी बिल्कुल सही है। 26 का डी, हाँ सही है। 27 का बी सही है। 28 का सी, दैट्स इज करेक्ट। 29 का सी, दैट इज 10 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। हाउ
many electrons are there in 1 coulomb of charge? 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो हम आपको बता दें कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है, चार्ज कैसे डिनोट होता है? Q से। Q इज इक्वल टू एन ई। Q इज इक्वल टू एन ई। सो एन क्या होगा? एन किसके इक्वल होगा बताओ आप? Q अपॉन E। N इक्वल टू Q अपॉन E, राइट? तो फिर n की वैल्यू क्या आएगी? अब हमने n निकालना है ना, नंबर। हमने क्या निकालना है? हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। हमें निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n है। आर देयर इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम मतलब चार्ज की वैल्यू क्या है? 1। और E कितने होते हैं? E सबको पता ही है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, राइट? तो इसका आंसर आएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। और आप ये याद भी कर ले, अगर आपको ऐसे नहीं निकालना है क्वेश्चन में, आप इसे याद करके रख ले। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई रियली इंसिस्ट you to learn this, to I explain it very well. The next question is, if 20 coulomb of charge passes a point in a circuit in 1 second, what is the value of the current flowing? करंट की वैल्यू निकालना है। तो करंट कितना होता है? देखिए ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे कर देती हूँ। Q क्या होता है? Q इज इक्वल टू आई टी। Q इज इक्वल टू आई टी। I क्या होता है? करंट क्या होता है? I इज इक्वल टू, I किसके इक्वल होता है? Q अपॉन T के। I इज इक्वल टू Q अपॉन T। और हमें क्या निकालना है? करंट निकालना है। चार्ज कितना है? चार्ज कितना है? 20 कूलम ऑफ चार्ज passes through the current in passing through a point in a circuit in 1 second। तो टाइम है 1 सेकेंड का, और ये 20 है, मतलब 20 अपॉन 1 है ना। आंसर पता ही चल गया हमें, कितना आया? 20। इसका मतलब 20 एम्पियर आंसर है। यूनिट ऑफ करंट इज व्हाट? एम्पियर। क्या आया? ऑप्शन नंबर ए। 31st ऑप्शन नंबर ए, 20 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले हम 33 वाला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, है ना। ये इजी सा लग रहा है देखने में भी। देखिए, with which of the following sports is Manpreet Singh associated? तो Manpreet Singh is associated with which of the following sports? That is hockey, national sport. He is one of the Indian best field hockey player and the captain of the India men's hockey team. In 2018, he receives the Arjun Award. At Tokyo 2020, he led India to bronze medal. And later in 2021, he was awarded the Khel Ratna. So that is Manpreet Singh, which is a sportsman as a hockey player. Okay. So the 32 question जो हम ये कर रहे हैं वो है to pi P and Q are and what P and Q। एक मिनट मैं ये रिरेज कर देती हूँ, मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है ना। हाँ, अभी मुझे दिख जाएगा। अब आप मैं इसको सॉल्व कर दूंगी। देखिए, two pipes P and Q can fill a tank in 40 minutes and 30 minutes respectively. Both pipes are opened simultaneously and after 10 minutes pipe Q is closed. In what time after this will the tank get filled up?
तो इस टाइप के क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा कॉमन है और इस टाइप के क्वेश्चन करना इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आज के टाइम में इस टाइप के क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, बहुत ज़्यादा आते हैं ये एग्ज़ाम्स में। तो मैं आपको ये क्वेश्चन जो है इस ब्लैंक शीट पे करके दिखाती हूँ कि पहले क्या हुआ कि इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो पी टैंक और क्यू टैंक काम करता है ना। दो पाइप्स है पी एंड क्यू, एक टैंक है, दोनों पाइप उस टैंक को 40 मिनट और 30 मिनट में भर देते हैं, है ना। अगर बोथ पाइप आर ओपन साइमल्टेनियसली एंड पहले एक पाइप ओपन हुआ, फिर दूसरा ओपन हुआ, फिर एक हुआ, फिर दूसरा ओपन हुआ, है ना, एंड आफ्टर 10 मिनट्स और 10 मिनट बाद हमने पाइप क्यू को बंद कर दिया, व्हाट इज द टाइम आफ्टर विद द टैंक गेट फिल अप। उसके बाद टैंक फिल होने में कितना टाइम लगेगा। तो भाई देखो, सबसे पहले हम देखेंगे कि पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय पाइप पी इन 1 मिनट। 1 मिनट में पाइप पी का कितना पार्ट टैंक का फुल होता है, 1/40 पार्ट ऑफ द टैंक है ना, 1 मिनट में फुल हो जाता है। और क्यू पार्ट ऑफ टैंक, कितना पार्ट ऑफ टैंक फिल कर लेता है 1 मिनट में, ये 1 मिनट में कर लेता है 30, कितना 1/30। तो द टैंक इज फिल्ड अप इन x मिनट, हम मान लेते हैं टैंक x मिनट में फिल होता है। एंड आफ्टर क्लोजिंग द पाइप, x मिनट आफ्टर क्लोजिंग द पाइप q, पाइप जो q है उसको क्लोज करने के बाद x मिनट में टैंक फिल हो जाता है ना। तो हमारा जो आंसर है वो कैसा है, सबसे पहले तो हमने कहा कि अगर पार्ट ऑफ टैंक 1 मिनट में इतना भरता है तो 10 मिनट में पी कितना भरेगा, पी भरेगा 10/40, है ना, और क्यू कितना भरेगा 10/30। तो क्यू का तो भाई फिक्स है, वो तो 10 मिनट ही चलेगा, 10 मिनट के बाद बंद हो जाएगा। हमने लिख दिया, हमने कहा प्लस कर दो, हमने कहा पी कितना देर चलेगा, हमने कहा ऐसा है पी 10 मिनट तक तो चलेगा ही, 10/40 तो देखो है ही, है ना। पर ये कुछ x टाइम ज़्यादा भी चलेगा क्यू के बंद होने के बाद। मैंने कहा ऐसा करो प्लस x डाल दो यहाँ पे, है ना, आ गया। अब इन दोनों को प्लस करके पार्ट ऑफ टैंक निकाल रहे थे, तो पार्ट ऑफ टैंक कैसे निकलता है, 1 इज इक्वल टू 1। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, वो आएगी 50/3, x की वैल्यू आएगी, इसका मतलब 16 पार्ट 2/3 मिनट में वो टैंक जो है वो फिल हो रहा है। 16 पार्ट 2/3 मतलब 16 मिनट 40 सेकेंड में जो है वो पार्ट फुल हो रहा है। तो इसका आंसर है 16 मिनट 40 सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। बहुत ही ईजी है, अगर किसी को नहीं समझ आ रहा होगा तो मैं एक और बार रिपीट कर देती हूँ ये क्वेश्चन को कि 2 पाइप है पी क्यू फिल अ टैंक इन 40 मिनट और 30 मिनट। एक पी जो है वो टैंक को फिल करता है 40 मिनट में और क्यू करता है 30 मिनट में। तो 1 मिनट में पी का कितना पार्ट फिल होगा, 1/40। 1 मिनट में क्यू का कितना पार्ट फिल होगा, मतलब उस टैंक का क्यू पाइप से कितना पार्ट फिल होगा, 1/30। तो 1 मिनट का आ गया, 10 मिनट में इसमें कितना होगा 10/40, इसमें कितना होगा 10/30। पर उसने कहा 10 मिनट बाद पाइप क्यू तो बंद हो गया, मतलब क्यू क्या है 10/30, तो इतना ही रहेगा प्लस। पर जो हमें क्या निकालना है, 10 मिनट बाद वो बंद हो गया, पर 10 मिनट बाद पाइप पी तो चल रहा था, तो x प्लस 10/40 हम कर लेंगे, ठीक है, इन दोनों को हम प्लस करके 1 के इक्वल कर लेंगे। तो हमारे पास x है और हमें x क्या है, कितने टाइम के बाद, और हमें क्वेश्चन में भी x ही निकालना था, इन व्हाट टाइम आफ्टर दिस विल द टैंक गेट फिल अप, कि पी के बंद होने के बाद कितने समय में वो टैंक फिल अप होगा। तो देखिए गाइस, ये 4 क्वेश्चन के भी हम आंसर चेक कर लेते हैं। 30 ऑप्शन नंबर सी इज आंसर, 30 का सी बिल्कुल सही। 31 ऑप्शन नंबर ए इज आंसर, तो 31 का ऑप्शन नंबर ए इज वेरी वेल करेक्ट।
32 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो देखिए हमने भी ऑप्शन नंबर ए ही मार्क किया है। 33 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 33 का ऑप्शन नंबर सी इज हॉकी, दैट इज द करेक्ट आंसर। तो गाइज अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, हमारी ये डे ड्रीमर चैनल की अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि डे ड्रीमर पर यहाँ ये चैनल है जो आपके सपने पूरे करने में हम आपका पूरा पूरा साथ देंगे। आपको कुछ नहीं करना, बने रहना है हमारे चैनल में और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर देनी है वीडियो को, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, अपना करियर बनाना है, माइंडसेट इम्प्रूव करना है, पढ़ना है। आप हमारे चैनल पर रहिए, बने रहिए और हम आपका साथ देते रहेंगे। आपको हमको दोनों को एक दूसरे के साथ की इम्पोर्टेंट है, नीड है। तो देखिए